सर मिट्टी की जांच के क्या फ़ायदे होते हैं और किसान कैसे आपकी लैब तक आएँ जांच कराने के लिए? किसानों को पता नहीं होता है मेरे खेत में किस चीज़ का कमी है और वो बिना जाने समझे उर्वरकों को डालते हैं, जिससे उनको आर्थिक भी नुकसान होता है और उर्वरक की ज़्यादा मात्रा डालने से ज़मीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे यहाँ अपना खेतों का जो है फसल बोने से पहले मृदा नमूना लें और मृदा नमूना लेकर के हमारी लैब में आकर के जांच करा सकते हैं। उसका शुल्क है, निर्धारित शुल्क है, साढ़े 12 पैरामीटर का निर्धारित 102 रुपये शुल्क है। और वह जब जांच करा करके जो संस्तुति यहाँ दी जाती है उसके हिसाब से यदि उर्वरकों को डालेंगे तो उनकी भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी, उपज भी अच्छी होगी और उनकी लागत में भी कमी आएगी और जो अनावश्यक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से भी बचा जा सकता है। रोगों के बारे में पता चल जाता है क्या सर जांच कराने से? हाँ, अगर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो रोगों और कीटों का भी प्रकोप बहुत कम हो जाता है। और कार्ड वगैरह भी आप लोग देते हैं? हाँ, जांच के बाद जो है उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। उसमें कुछ क्रॉपें जो निर्धारित होती हैं वहाँ लोकल में उनकी संस्तुतियाँ उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं और उसके बेसिस पे वो उर्वरक का प्रयोग करें किसान। कहाँ के किसान आते हैं? किसान पूरे ज़िले भर के भी आते हैं या कहीं के कोई भी किसान यहाँ तक अन्य ज़िले के भी किसान आते हैं। जिसको नमूना की जांच कराना हो, कोई आदमी आता है वो जांच के हम लोग जांच कर देते हैं अगर सैंपल लेकर के आता है और हम उसी दिन उसको रिपोर्ट दे देंगे। जैसे कि गेहूँ की फसल कटी है, खेत खाली है, तो कितने किसान आ रहे हैं रेगुलर? अब अभी तो चूँकि नमूना की सरकारी स्तर पे इस समय जो है एक योजना चल रही है मृदा स्वास्थ्य संबंधी, उसमें गाँव का चयन किया गया है। हर ब्लॉक से 10 गाँव का चयन किया गया और उन गाँव के किसानों को 100 किसानों का नमूना लेने की कार्यवाही की जा रही है और जैसे जैसे नमूना वहाँ पर लेकर के नमूना के कार्य पूर्ण किया नमूना लेने का उसके बाद यहाँ लैब में उपलब्ध कराया जाता है। सर जांच से मिट्टी जांच से उत्पादन पे भी कोई असर पड़ता है? मिट्टी जांच से उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। उनकी जो समस्याएं हैं, जो चाहे कीड़ा बीमारी आदि की जो है उसकी कमी होती है, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग होने से उनकी लागत भी कम होती है। इस तरीके से अगर मिट्टी की जांच करके किसान अपनी फसलों का उत्पादन करें तो उनका हर तरीके से फ़ायदा है। अब गड्ढा खोदो। मिट्टी की जांच का सही ये वर्तमान समय बहुत अच्छा है। जब फसल कटाई हो जाती है उसके बाद कम से कम 10 सेंटीमीटर नमूना लेने के लिए जो है जो विधि है, एक खेत में जो है मेड़ से लगभग 1 मीटर छोड़ के जहाँ पर कोई खाद वाद पड़ी है वहाँ छोड़ करके थोड़ी दूर जा करके और 1 मीटर 2 मीटर अंदर जा करके और नमूना 15 सेंटीमीटर चौड़ा 15 सेंटीमीटर गहरा नमूना तय करके फिर उसमें ऊपर से नीचे तक के एक पूरी लेयर लिया जाता है, पूरा जो प्रोफाइल उसका आ जाए और लगभग आधा किलो मिट्टी का नमूना ले लेते हैं। हाँ, चारों तरफ से ये ऊपर से नीचे लगभग 400 ग्राम मिट्टी, ये है टेक्निक। उसके बाद जो है उसको पॉलीथीन में पैक करके उसमें पूरा किसान का नाम, पता, पुरानी फसल और जो अगली फसल बुआई किया जाना है, खसरा नंबर, सारा कुछ अंकित करके और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में वो जमा कर सकता है कोई किसान व्यक्तिगत तौर पर। या विभाग से भी कुछ योजनाएं चल रही हैं जो गाँव चयनित हैं, वहाँ पर 100 किसानों का ग्राम पंचायतों में चयन किया गया। प्रति ब्लॉक जो है 10 ग्राम पंचायतों का, और वहाँ विभाग की तरफ से भी नमूना चयन की कार्यवाही की जा रही है। किसान सैंपल लेके आते हैं नमूना मतलब मिट्टी का, तो यहाँ पे कैसे आएँ, किससे संपर्क करें? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले किसान नमूना ले आएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले किसान जैसे ही नमूना लेके आएंगे, आप इधर देखिए, ये दिखाइए ज़रा, ये बोर्ड लगा हुआ है मृदा परीक्षण हेतु कृषक यहाँ संपर्क करें। एक हमारा ये रिसेप्शन काउंटर बना है जिस पे किसान हमारे आएंगे, मृदा परीक्षण के लिए अपना नमूना देंगे और यहाँ शुल्क जमा करेंगे। शुल्क जमा करने के बाद में और यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ पे किसान बैठ जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एलईडी लगवा रहे हैं, किसान अपने सैंपल की जांच खुद आँखों से देख सकते हैं। और ये हमारा एक सॉइल सैंपल यूनिट है, यहाँ हम मृदा नमूना तैयार करते हैं। और ये देखिए रैकें लगी हुई हैं जिस पे हर बॉक्स में ये नंबर पड़े हुए हैं। किसानों के द्वारा लाए गए सैंपल इन बॉक्सों में रखे जाते हैं। कितने टाइप की जांच करते हैं सर आप लोग यहाँ पे? देखिए, हम 3 तरह की जांच करते हैं। एक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व में हमारा पीएच हो गया, ईसी हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास।
इन सब की जांच करने के लिए हम कृषक से मात्र 30 रुपीज़ 30 रुपये चार्ज करते हैं। और दूसरे तरह की जांच होती है हमारी द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व में हम सल्फ़र केवल जांच करते हैं। सल्फ़र का हम 29 रुपये लेते हैं। और उसके बाद में माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करते हैं, जिसका हम 43 रुपये चार्ज करते हैं। अगर कोई किसान हमारी पूरी सारे पैरामीटर यानी 12 पैरामीटर होते हैं, 12 पैरामीटर की जांच कराना चाह रहा हो तो उसको मात्र 102 रुपये पे करने पड़ेंगे। 102 रुपये पे करने के बाद में हम वो 12 पैरामीटर की जांच करके किसान को सेम डे कार्ड उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पे आप कैसे जो किसान सैंपल लेके आते हैं तो कैसे जांच करते हैं, इसके बारे में बताइए। किसान सैंपल लेके आते हैं तो अलग अलग न्यूट्रिएंट का अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो जैसे ये मशीन है, ये है बोरॉन की, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इस ट्यूब को इस सैंपल से स्ट्रेट निकाल के इसमें लगाते हैं, फिर इसमें लगा के इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक, इसको टेस्ट करने के बाद इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। हाँ। नोट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कितना बोरान है। ये हमारा डबल डिस्टिल वाटर प्लांट है। इसके थ्रू हम डबल डिस्टिल वाटर पानी जो यूज़ होता है, इसमें डबल डिस्टिल वाटर रहता है, उसको वो यूज़ करते हैं केमिकल में। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, और वहाँ कनेक्ट डिवाइस है, यहाँ से इसका पानी खोलते हैं, इसको सॉफ्टनर कहते हैं। इसमें पानी जाता है, फिर इसमें जाता है, इसके पश्चात इससे होके इसमें आता है, इसलिए इसको डबल डिस्टिल वाटर प्लांट बोलते हैं। एक्चुअल में जो पानी बनता है इसका डबल डिस्टिल, वो इसमें कलेक्ट किया जाता है। ये बूंद बूंद गिरता है और एक दिन में लगभग 4-5 लीटर मुश्किल से बन पाता है बस। ये हमारा सेकर है, इस पर हम सैंपल लेते हैं, इसमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में केमिकल डाल के इसको हम हिला के थोड़ा सा इसमें रख देते हैं। ये सेक करता है 30 मिनट के लिए। इसके बाद क्या होता है? ये जो हिल रहा है तो हाँ। ये क्या कर रहा है प्रोसेस, इससे क्या होगा? इससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा सैंपल में केमिकल अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसको हम 30 मिनट के लिए सेक करते हैं। तो इसके बाद क्या रिजल्ट आता है? इसके बाद इसको हम इसमें केमिकल डालते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई केमिकल उठाए, इसमें डालें, फिर उसमें परकनलिम टेस्ट ट्यूब में इसमें से निकालते हैं। ये सॉइल एक्सट्रैक्ट बनता है, इसके थ्रू फिर हम इसमें टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में लेके फिर इसमें प्रोसेस करते हैं इसको चलाने के। ठीक, इसके पश्चात जब कोई रीडिंग आ जाएगी हमारी, उससे हम मल्टीप्लाई करके इसका एनालिसिस निकाल लेंगे कितना बोरान है, एक्चुअल हमारी सॉइल में कितना बोरान है उसका रिजल्ट। तो ये आपके बोरान की टेस्टिंग थी, एक सैंपल का, मतलब एक एनालिसिस एक न्यूट्रिएंट की हो गई। ये सब करने में कितना टाइम लगता है? ये करीब करने में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसके एक सैंपल का 2 घंटे? नहीं, एक सैंपल का 30 मिनट मान लीजिए, 1 घंटे क्योंकि सेक करना रहेगा ना, इसको 30 मिनट के लिए सेक करते हैं। तो मतलब एक करते हैं आप? हाँ, एक करते हैं हम लोग। जैसे बहुत ज़्यादा सैंपल आते हैं तो हम लोग कई लोगों को एक साथ लगा लेते हैं, तो एक चेन बन जाती है। तो हम लोग इस प्रोसेस को बहुत कम समय कर लेते हैं, मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट में हम लोग इसको कर लेते हैं। ये हमारा जीवांश कार्बन का पटल है। इसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले जो है 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं। ये हमारा 1 ग्राम मिट्टी हुआ, और इसमें जो है ये 500 ml कोनिकल फ्लास्क में इसको डालते हैं। डालने के बाद इसमें हम 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। उसके बाद इसमें 10 ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। 10 ml सल्फ्यूरिक डालने के बाद फिर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब आधे घंटे में लगभग ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद इसमें 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद जिसमें 5 ml जो है, इसी में जो है 5 ml जो आपका ये हो रहा, 5 ml जो है इसमें आर्थोफास्फोरिक एसिड मिलाते हैं। आर्थोफास्फोरिक एसिड मिलाने के बाद 1 ml जो है हमारे पास एक रिएजेंट रहता है, डाइफेनिलएमीन इंटीग्रेटर, ये है। तो इससे ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं, लगभग 1 ml इसको डालते हैं।
1 ml डालने के बाद हम इसको जो फेरस अमोनियम सल्फेट, ये हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसमें से लेके इसको ब्यूरेट में भरते हैं। ब्यूरेट में भरते हैं लगभग ये 0 से लेके 50 ml का होता है। तो 50 ml का होता है, जिसमें एक जो हमारा सैंपल है, एक सैंपल में कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि हमारा इसी से ब्लैंक भी निकालते हैं। तो जितना हम सैंपल में डालते हैं सेम वही प्रोसेस जो है हमारे ब्लैंक में रहता है। ब्लैंक में सेम वही प्रोसेस रहता है। उसके बाद जो उसमें मिट्टी नहीं रहती, बाकी सब वही रहता है। तो इसका ब्लैंक जो आता है, जो रीडिंग ब्लैंक की आती है, उसी ब्लैंक से जो सैंपल की रीडिंग को माइनस किया जाता है। माइनस करने पर उसमें जो है उसकी टेस्टिंग रीडिंग आ जाती है। टेस्टिंग रीडिंग के बाद जैसे कई सैंपल होता है तो उसको डिफरेंट रीडिंग निकालते हैं। डिफरेंट रीडिंग के बाद जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा आया हुआ ब्लैंक 10 है, 10 में तो उसका फैक्टर होता है 0.15। 0.15 से जो उसकी डिफरेंट रीडिंग निकलती है उसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे उसमें आता है हमारा जीवांश कार्बन परसेंटेज। जीवांश कार्बन हमारा परसेंटेज में आया तो उसके बाद उसको जो है हम फिर उसी जो जीवांश कार्बन आया हुआ है उसको 225 से कैलकुलेशन करते हैं तो उपलब्ध नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है, जो कि किस श्रेणी में जा रही है उसको भी बताया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 0 से लेके 0.2 तक ये हमारा अति न्यून में आता है, और जो है 0.21 से लेकर 0.5 तक ये हमारा मध्यम श्रेणी में आता है। ये सब करने में नहीं, 0.21 से लेकर 0.5 तक ये लो श्रेणी में आता है, और इसके बाद जो है 0.51 से 0.8 तक ये हमारा जो है मध्यम श्रेणी में आता है। इसके 8 के ऊपर जो भी रीडिंग जाती है वो हमारा हाई में चला जाता है। ये सब करने में कितना टाइम लगता है? ये करने में लगभग एक सैंपल अगर हम करते हैं तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि आधा घंटा तो रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ते हैं। उसके बाद कुछ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट फाइनल होता है। ये हमारा पोटास का काउंटर है, इसमें हम जो है उपलब्ध पोटास की जांच करते हैं। तो इसमें जो है सैंपल लेते हैं, सैंपल तो उसी कार्टून बाग से लेते हैं। तो इसमें 5 ग्राम मिट्टी पड़ती है, 5 ग्राम मिट्टी पड़ती है, और न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट घोल होता है हमारे पास। उसको जो है न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट का घोल इसमें 20 ml डालते हैं। तो उसके डालने के बाद जो है इसको जो है आधा घंटा के लिए सेक करते हैं। सेक करने के बाद फिर इसको जो है छान लेते हैं। एक नंबर कहाँ पे करते हैं? सेकर पे है, अच्छा। सेकर पे लगा के इसको करते हैं। उसके बाद इसको छान लेते हैं 1 नंबर फिल्टर पेपर से। छानने के बाद उसको ले आते हैं, तो फिर यहाँ मशीन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसमें आइए देखिए, इसको हम सेटिंग करते हैं पहले। तो इसको सबसे पहले इसमें कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये देखिए आपका कैलिब्रेशन हो रहा है। ये ब्लैंक मांगा, ये हमारा ब्लैंक ही है। ये हम इसको बनाते रहिए इसका। ये हमने जो है 100 ml का स्टैंडर्ड लगाया है, जिससे मशीन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ये देखिए हमारा 100 का लग गया है। फिर इसको दोबारा हम ब्लैंक में डालते हैं। अच्छा, इसको आपने फिर से दोबारा ब्लैक में डाला? हाँ, इसके बाद जो है 100 का मांगा है, इसके बाद ये 60 का मांगेगा। फिर इसके बाद 60 का लगा। ये देखिए 60 का आ गया, ये हमारा 60 का लग गया है स्टैंडर्ड। ये सैंपल है, ठीक है। फिर इसको ब्लैंक में डालते तो इसके बाद ये 40 का मांग लेगा।
पानी में से छुड़ाने के बाद ही उसको उस टेबल पर लगाना है। टेबल में मूव पट्टी का नमूना डालना है। यहाँ का काम ऑन करने के फिर इसको ब्लैंक में डालते हैं। पन्नी में लग के आएगा। ये प्रोसेस जो है कितनी देर तक चलती है? ये अभी हमारा जो है स्टैंडर्डाइज हो जाएगी मशीन, उसके बाद कैलिब्रेशन डन हो जाएगा, तो जो है फिर एनालिसिस के लिए हमारी मशीन तैयार हो जाएगी। लगभग तैयार हो ही रही है। तो अब जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ, उसके बाद सैंपल की रीडिंग लेना रहेगा। अभी मशीन हमारी सेट हो रही है। ये देखिए हमारी मशीन डन हो गई, कैलिब्रेट हो गई। अब इसका एनालिसिस हम करेंगे। अच्छा, ये हमारा 40 का लगा हुआ है, इसको देखते हैं 40 बताता है कि नहीं। ये 40 का बताएगा या 40 के आसपास बताएगा नियर अबाउट। जैसे कि पैरामीटर्स की जांच कर रहे हैं, ये कम ज़्यादा हुए तो क्या होता है? अगर कम हो गया है तो हम जो है कृषक से जो है उसी हिसाब से उसकी जो है रेंज बनी हुई है। तो अगर रीडिंग मान लीजिए हमारे जो जांच की गई है, रीडिंग हमारी आ रही है 0 से लेकर 50 तक, तो वो अति न्यून में जाएगी। पर 51 से लेकर 100 तक जो जाएगी वो लो, मतलब कि लो में जाएगी, न्यून में। और 100 से लेकर ये 250 तक जाएगी तो वो मध्यम श्रेणी में। 250 से ऊपर जाती है तो वो हाई हो जाती है। तो किस कैटेगरी में किसान का जा रहा है, उस हिसाब से किसान को जो है पोटेशियम जो पोषक तत्व की मात्रा बताई जाती है कि पोटाश की कितनी मात्रा उसे डालना है पर हेक्टेयर के हिसाब से। ये हमारा फास्फेट का काउंटर है। इसमें वैसे ही जैसे 500 ग्राम की जो मिट्टी का कार्टून बॉक्स रहता है, उसी में से जो है 250 ग्राम मिट्टी ली जाती है। 250 ग्राम मिट्टी ली जाती है और 0.5 ग्राम चारकोल डाला जाता है। फिर डालने के बाद उसमें 50 ml जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद इसको शेकर पे आधा घंटे के लिए रख देते हैं। फिर ये सेक होता है। सेक होने के बाद इसको जो है 1 नंबर फिल्टर पेपर से इसको छान लिया जाता है। छानने के बाद इसको जो है छनित से स्टेक जो निकलता है छनित से, उसको 5 ml लेते हैं। 5 ml लेने के बाद इसमें अमोनियम माल्बिडेट की मात्रा 5 ml मिलाते हैं। 5 ml मिलाने के बाद फिर उसमें जो है उसको 22 ml तक मेकअप करते हैं। 22 ml तक डिस्टिल वाटर से मेकअप करते हैं। मेकअप करने के बाद उसी कंडीशन में छोड़ देते हैं। फिर उधर एक दूसरी प्रोसेस ये करते हैं, रीजेंट जो हमारा है स्टेनलेस क्लोराइड। स्टेनलेस क्लोराइड की मात्रा को जो स्टॉक सोल्यूशन बना होता है और वर्किंग सोल्यूशन बनाते हैं। वर्किंग सोल्यूशन बनाने के लिए 0.5 ml स्टेनलेस क्लोराइड लेते हैं स्टॉक सोल्यूशन से और 66 ml पानी, तो उसको मिला लेते हैं तो वर्किंग सोल्यूशन हो जाता है। उसमें से 1 ml सेम प्रोसेस इसमें ब्लैंक भी लगता है। ब्लैंक लगने के बाद उसमें ब्लैंक में और सैंपल में सेम प्रोसेस की जाती है। उसमें भी 1 ml मिलाते हैं स्टेनलेस क्लोराइड की मात्रा और सैंपल में भी 1 ml मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसका जो है कैलोरी मीटर से रीडिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिसको जो है 666 जो है रेड रंग का फिल्टर पेपर होता है। ये देखिए रेड आ रहा, तो रेड रंग के फिल्टर पेपर पे रेड रंग के फिल्टर पेपर पे इसको टेस्ट करते हैं। 666 के आसपास का रेड रंग का फिल्टर पेपर होता है। और फिर जब टेस्ट करते हैं तो जो भी मात्रा आती है उसको पहले ब्लैंक सेट करते हैं। ब्लैंक सेट करने के बाद उसको ऑटो जीरो कर देते हैं। जीरो हो जाता है। उसके बाद जो रीडिंग हमारी आती है, जैसे 0.01 आ रही, तो उसको हमारे यहाँ इसका फास्फोरस का जो फैक्टर निकाला गया है 450 है, तो 450 से उसको कैलकुलेशन कर देते हैं। उसके बाद जो है लगभग 4.5 के आसपास जो है हमारा फास्फेट आता है। ये हमारा अति न्यून की श्रेणी में जाता है। अति न्यून की श्रेणी में जाता है, जिससे जो है ये फास्फेट निकलता है। और फास्फेट की मात्रा जो 0 से लेकर 10 तक, ये हमारा अति न्यून में होता है। 10 के ऊपर 10 से 20 तक जो है हमारा ये अति न्यून में जाता है। और 20 से लेके जो है 40 तक की जो मात्रा आती है टेस्टिंग करने पे, वो हमारा मध्यम श्रेणी में जाता है। 40 से ऊपर की जो मात्रा आती है वो हमारी जो है हाई में चली जाती है।
तो इन 4 कैटेगरी में हम फास्फेट को डिवाइड करते हैं और उसके आधार पर किसानों के उर्वरक को डिसाइड करते हैं कितना देना है उन्हें। तो उसके आधार पर किसानों को संतुलित देते हैं और बताते हैं उन्हें कि कितना तुम्हें पर हेक्टेयर आपको फास्फेट की मात्रा DAP से डालना है कि किससे डालना है, वो बताई जाती है।